क्या आप भी कीपिंग क्वाइट पोएम नंबर सेकंड पर परेशान हो रहे हैं कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन या इसके स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस कौन से वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस पोएम से वर्ष 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप चाहे सीबीएसई से हो या फिर यूपी बोर्ड के हो, आपको ये पोएम थोड़ी बहुत परेशान कर रही होगी। थोड़ी सी लंबी पोएम लेकिन बहुत ही आसान भाषा में आज ये एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, साथ में स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और साथ में सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाए ये भी समझेंगे। लास्ट पोएम माय मदर एट 66 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज ये सेकंड पोएम होगी। हालांकि सेकंड पोएम आपकी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम है जो कि 2024 के सिलेबस से वो हटा दी गई है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द थर्ड नंबर पोएम नेम्ड कीपिंग क्वाइट। ये इस बार सेकंड नंबर पे है, तो ठीक है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं मैं साहिर कमाल और आप सभी के और उत्तर प्रदेश के नंबर 1 चैनल जय महादेव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हम सभी लोग तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, ये आप लोगों का परिवार। तो अगर आप ऐसी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के लिए आए हैं तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहें पूरे साल और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मिल पाएगा वीडियोस का नोटिफिकेशन रेगुलर वे में। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन। कीपिंग क्वाइट पोएम नंबर 3 जो कि लिखी गई है पैब्लो नेरूदा के द्वारा। तो क्या कहती है ये पोएम और क्या कहता है इसका टाइटल? तो कीपिंग क्वाइट में आज हम डिस्कस करने वाले हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड सेंट्रल आइडिया विद स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन। जी हाँ, विद इन 15 to 20 मिनट्स यू विल गेट ऑल द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस पोएम। लेट्स बिगिन। कीपिंग क्वाइट अपने आप में ही बहुत जरूरी वर्ड है जिसको आपको समझ लेना चाहिए और उसके अलावा यहां पर 3 क्वेश्चंस भी बनेंगे आपके पहले स्टेंजा के ऊपर। सो हियर वी हैव 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस पहले स्टेंजा के ऊपर। तो पहले हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद इसके आंसर्स भी आपको हम दिखाने वाले हैं और वो आंसर्स बहुत ही आसान भाषा में है, आप देखेंगे। चलिए एक्सप्लेन करते हैं कीपिंग क्वाइट। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल। We will count to 12 and we will all keep still. अब हम लोग 12 तक गिनेंगे और एकदम चुप हो जाएंगे। ये पहली लाइन है और इसी के ऊपर बहुत से क्वेश्चन बना लेते हैं एग्जाम वाले, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन थे वो हमने यहां पर लिख दिए हैं। तो फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, वो कहना चाह रहे हैं राइटर या पोएट जो इस पोएम के, वो कहना चाह रहे हैं फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। अगर हम अर्थ की बात करें, वो कहते हैं कि इस अर्थ पर आओ कुछ देर के लिए चुप हो जाएं। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और किसी भी भाषा का प्रयोग ना करें। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज का मतलब कोई भी भाषा का प्रयोग ना करें। हम सब जानते हैं, हम भारतीय हैं, कोई अमेरिकन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, तो कोई पाकिस्तानी है, तो कोई बांग्लादेशी है, कोई नेपाली है। सबके अपने अपने कल्चर, अपनी अपनी भाषाएं हैं। एंड दीज थिंग्स डिवाइड द होल ह्यूमन सोसाइटी, डिवाइड द होल ह्यूमन सोल। पूरी धरती पर इंसानों को बंटवारे करने का सबसे बड़ा कारण हमारी भाषाएं अलग होती हैं, इसी वजह से। तो यहां पोएट जो पैब्लो नेरूदा है वो रिकमेंड करते हैं लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ किसी भी भाषा में बात ना करें और चुप हो जाएं। When we are keep quiet, what does it affect? It affects us. It forces us to introspect ourselves, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की, या to understand our spirit, our soul, अपनी आत्मा को महसूस और समझने का समय मिलेगा when we are keep quiet। यहाँ keep quiet का मतलब गूंगे हो जाने से नहीं है, keep quiet का मतलब ध्यान लगाने से है, ये बात ध्यान रखिएगा। Let's stop for 1 second and not move our arms so much. आओ हम अपने हाथों को कुछ सेकंड के लिए ना हिलाएं। यहां पर 1 सेकंड लिखा है, इट इज नॉट पॉसिबल, ओनली 1 सेकंड ही इज रिकमेंड टू डू। आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा है कि वो 1 सेकंड का मतलब कुल मिलाकर के फॉर अ व्हाइल, कुछ देर के लिए। पोएट हम सबसे चाहता है whoever the reader of this poem, तो पोएट उन सब रीडर्स को रिकमेंड कर रहा है और वो चाहता है कि आप भी दूसरों को ये तरजीह दे कि कुछ समय के लिए चुप होकर देखो। वी विल इंट्रोस्पेक्ट, वी विल अंडरस्टैंड आवर सोल एंड आवर पर्पस ऑफ लाइफ टू कम इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में आने का हमारा पर्पस क्या है। तो ये था आपका फर्स्ट स्टेंजा। इसके अलावा इसके जो फिगर ऑफ स्पीच है, इन द एंड यू विल कम टू नो ऑल द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ दिस पोएम। सेकंड स्टेंजा कहता है इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। इट वुड बी एन एक्सोटिक, क्या एक्सोटिक होगा? इट वुड बी कह रहा है ये बहुत एक्सोटिक मोमेंट होगी। विल व्हेन वी ऑल बी कीप क्वाइट, जब हम एकदम चुप होंगे, ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही अद्भुत सा एक एहसास होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन, ना तो कोई रश, ना तो कोई उथल पुथल, ना कोई आवाज। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम एक साथ एक समा में बन जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजीबो गरीब शांति होगी, एक अजीबो गरीब अद्भुतपन होगा उसमें।
फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो फिशरमैन है कोल्ड सी में, उनको कहता है वुड नॉट हार्म वेल्स, वो उनसे मना कर दो कि वो वेल्स को हार्म ना पहुंचाए। जितने भी लोग हैं जो जानवरों को खाते हैं या जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे कह दो कि वो उनको नुकसान ना पहुंचाए। ये कभी कभी आपको एक साथ दे देगा एग्जाम में, कभी कभी आपको सिर्फ 4 लाइन ये देगा, या कभी कभी आपको लास्ट के नीचे जो 4 लाइन दी ये दे देगा। लेकिन इनके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहां पर लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आपसे यही पूछे जाएंगे, आपको बस याद रखना है। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो समुद्र से नमक बनाने का काम करते हैं, जो समुद्र से नमक बनाने का काम करते हैं, उनसे भी कह दो स्टॉप फॉर अ व्हाइल, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, और अपने हाथों को वो देखें। स्टॉप फॉर अ व्हाइल, डोंट डू दैट, एंड देन लुक एट देयर ओन हैंड्स, अपने हाथों को वो देखें। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 3 जो कि इस तरह से होगा, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो जो ग्रीन वॉर्स करने के लिए तैयार है। ग्रीन वॉर्स का मतलब और एक्टिविटी अगेंस्ट नेचर और एक्टिविटी अगेंस्ट एनवायरमेंट, जो हम जितना भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स का मतलब यहां पर हरियाली को जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, जंगलों को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, सो वी ऑल आर एक्चुअली डूइंग द ग्रीन वॉर्स। तो हम सभी को कह रहा है कि जितने भी लोग ये सारे काम कर रहे हैं जिससे कि हरियाली या प्रकृति या हमारा एनवायरमेंट या पर्यावरण नुकसान हो रहा है, जिससे उन सबको रोक दो। वॉर्स विद गैस, हम जैसे कि पोल्यूशन फैला रहे हैं, तो वॉर्स विद गैस का मतलब कि हमें पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, जैसे स्टॉप फॉर अ व्हाइल। एंड वॉर्स विद फायर, और वॉर्स विद फायर, जो भी हम गोले बारूद या बंदूकों का, तोपों का प्रयोग कर रहे हैं, इन सबको वो तरजीह कह रहा है, जैसे स्टॉप फॉर अ व्हाइल एंड लुक एट देयर ओन सेल्फ, अपने ऊपर ध्यान दे। विक्ट्री विद नो सर्वाइवल, वो कहता है यदि आप इन सारी चीजों को करते भी हैं तो आखिरकार मरते तो दोनों तरफ के पक्ष हैं। आखिरकार वो भी मरा जिस पर आपने गोली बारूद चलाई, आखिर आप भी मरे। आखिरकार वही होता है कि हम लड़ते आपस में हैं, जीतता कौन है? दोनों पक्ष के लोग मर ही जाते हैं, तो फिर जीतता कौन है? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, हम अगर ये करना बंद करते हैं, सो वी बोथ माइट लिव एंड सर्वाइव फॉर लॉन्गर, तो शायद हम ज्यादा दिनों तक सर्वाइव कर सके। जैसे कि आपने हाल में एग्जाम्पल देखा होगा, पिछले 1 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच में एक जंग चल रही है, और उसमें हजारों की तादाद में लोग मर चुके हैं, बट स्टिल they are involving in green wars and wars with the gas, wars with the fire, इन सारे तरह के wars को कर रहे हैं। उन्हीं को रिकमेंड कर रहा है कि एक काम करें, कुछ देर के लिए ठहर जाएं और अपने ऊपर सोचें, अपने ऊपर समझें। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, वो नए कपड़े पहने और अपने भाइयों के साथ इधर से उधर टहले। यहाँ पर टहलने का मतलब सिर्फ टहलने से नहीं है, कुल मिलाकर एक दूसरे के साथ जब आप चुप हो जाएंगे तो हम एक दूसरे की अंतरात्मा को समझ पाएंगे। हम नए कपड़े पहन के एक नए थॉट, यहाँ नए कपड़े का मतलब न्यू थॉट से है। व्हेन वी डेवलप न्यू थॉट्स इन आवरसेल्फ देन वी विल कम टू नो, तब हमें ये बातें मालूम चलेंगी एक्चुअली व्हाट वी वर डूइंग, हम क्या कर रहे थे। एंड इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग, और आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और कुछ भी ना करें कुछ देर के लिए। जब आप ऐसा करेंगे तब हमारे बीच में, पूरी दुनिया के जितने इंसान हैं उन सब के बीच में एक स्पेशल बॉन्डिंग आएगी। अगला स्टेंजा कहता है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। What I want, यहां पर आई कौन है? दिस इज द पोएट। पोएट कहता है कि जो मैं कहना चाह रहा हूं उस बात से आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप टोटल इनएक्टिविटी को अपना ले, मतलब टोटल पैसिव हो जाए, एकदम शिथिर हो जाए और स्थिर हो जाए और कुछ काम ना करें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। बल्कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ तो चलती रहनी चाहिए, बिल्कुल लाइफ इस बारे में ही है, लाइफ शुड कीप मूविंग। आई वॉन्ट नो ट्रक्स विद डेथ, मेरा पर्पस केवल इतना ही है कि मैं नहीं चाहता कि मैं मौत से भरे हुए ट्रक्स को देखूं। एंड इफ यू वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यहां तक के पैराग्राफ भी आपसे यहां से यहां तक पूछा जा सकता है, यहां से यहां तक भी पूछा जा सकता है, वो कहीं से भी कट करके दे सकता है, बट यहां पर हमने पूरा एक साथ लिखा हुआ है ताकि आप पूरे की मीनिंग एक साथ समझ लें, वो कहीं से भी कट करके देगा। इफ यू वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम एक सिंगल माइंडेड ना होते, मतलब इफ यू वर नॉट हैव द सेम मीनिंग फॉर द लाइफ, आज की लाइफ में हमारे पास एक ही जीवन में पर्पस बचा हुआ है, वो है दिन भर काम करते रहना और पैसे को कमाना। दिन पर दिन हम सिर्फ पैसा पैसा पैसा, और दिन पर दिन हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, फिर उसका कोई भी परिणाम निकले, कोई भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी व्यक्ति को कोई भी इस बात पे दुख नहीं होता कि उसके कार्यों का परिणाम क्या हो रहा है। तो बस इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एक सिंगल माइंडेड व्यक्ति ना होते अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, जिस तरह से हम अपनी लाइफ को चलाए जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, तो एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और काश हम एक बार कुछ ना करते,
could do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness. तो हमारे इन गलत परिणामों की वजह से जो हमारे अंदर सैडनेस, हमारे अंदर हमारी लाइफ में अनहैप्पीनेस आती है या सैडनेस मॉड फीलिंग आती है या हमारे पेन्स आते हैं, हमें कष्ट होते हैं, इन सभी चीजों को शायद एक ह्यूज साइलेंस इंटरप्ट करती, जब हम लोग शांत होकर के इस बात पे सोचते कि आखिर what we are doing and what we should do as human being, एक इंसान होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, तब शायद ऐसा होता कि हमें ये चुप्पी, ये साइलेंस समझ में आती। बस पोएट हमसे यही कह रहा है कि जस्ट स्टॉप वर्किंग फॉर अ व्हाइल एंड थिंक ऑफ योर ओन सेल्फ, थिंक ऑफ योर ओन एक्टिविटी, व्हाट यू आर डूइंग, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। हम वो काम कर रहे हैं कि हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर कमिंग हियर, हमारे यहां आने का पर्पस क्या है, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और शायद हम अपने आप को ही ऐसे कार्यों से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और अपनी मौत को खुद बुला रहे हैं, जैसे कि कहा जाता है ना कि अपने लिए खुद गड्ढा खोदना, अपनी कब्र खुद खोदना। सो वी आर डूइंग सच काइंड्स ऑफ एक्टिविटी एंड व्हिच वी आर बीइंग कैरीड टू आवर डेथ। डेथ का मतलब सिर्फ डायरेक्टली शरीर के मृत होने से नहीं है। डेथ का मतलब हम जब नॉनसेंस हो जाते हैं, जब हम अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अ ह्यूमन बीइंग इज सपोज टू बी वेरी वाइज देन ऑल अदर्स। Why? Because he is a human being, और ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्रेन दिया है भगवान ने। उस ब्रेन का इस्तेमाल हम ना करते हुए, हम केवल अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हुए अपनी अर्निंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं, उससे दूसरे जीवित प्राणियों को या दूसरे लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, वी नेवर कंसर्न अबाउट देम, हम उनके बारे में कोई चिंता नहीं करते। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। लास्ट स्टेंजा कहता है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। शायद अर्थ हमें बहुत कुछ सिखा सकती है, शायद अर्थ हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। यूपी बोर्ड के लिए एक बहुत ही अच्छी फिगर ऑफ स्पीच है, यहां पर देखो लिखा है अर्थ कैन टीच अस। अर्थ हमें पढ़ा सकती है, तो पढ़ाने का काम तो टीचर करता है, बट अर्थ कैन टीच अस, अर्थ हमें पढ़ाती है। इसका मतलब यहां पर पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। किसका? पर्सोनिफिकेशन का। तो ये यूपी बोर्ड में पूछा जाने वाली फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर एक चीज मरी हुई दिखाई देती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वो फिर से जीवित हो जाती है। यहां पर एक तरह से इंडिकेशन है हमारे सीजन का। जब पतझड़ आता है तो पतझड़ में पूरी धरती एकदम पीली पड़ जाती है, एकदम फेड हो जाती है, उदासीन हो जाती है, एकदम मुरझा जाती है। फिर सावन आता है, फिर से वो हरियाली आती है। तो उसी तरीके से अर्थ भी हमें सिखाने की कोशिश करती है कि कुछ देर के लिए ठहर जाओ, एक दिन फिर वो आएगा, फिर कमा लेना, बट कुछ देर के लिए तो रुको। एंड नाउ आई विल काउंट टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनूंगा, आप चुप रहेंगे और फिर मैं चला जाऊंगा। तो कुल मिला के ये था आपके एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग चलते हैं इसके ऊपर, इसके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं और वो क्या है। चलिए सबसे पहले जो आंसर्स लिखा हुआ है ये देख लेते हैं। पहले क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चन अगर इस पे बनते हैं कि हाउ लॉन्ग डज द पोएट वांट टू स्टिल एंड व्हाट डज ही होप टू अचीव बाय कीपिंग क्वाइट, व्हाट डज द पोएट मीन बाय नॉट मूव आवर आर्म्स, दीज आर द आंसर। यू कैन नोट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसकी प्रैक्टिस करिए। द मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। इस पोएम के पहले स्टैंजा पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके आंसर्स ये रहे। यू कैन प्रैक्टिस, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट, इसके आंसर्स इसके आंसर्स कहां मिलेंगे? इसके आंसर्स ये मिलेंगे भाई, ये लीजिए इसके आंसर्स हम आपके सामने हटा दे रहे हैं, और इस आंसर्स को भी आप पढ़ें और इसको प्रैक्टिस करें कि व्हाट डज ही रिफर टू एज एक्सोटिक मोमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है। एक्सोटिक मोमेंट का क्या मतलब है? ही रिफर्स टू अवर गेटिंग टुगेदर एज एक्सोटिक मोमेंट। वो हमें कह रहा है जब हम एक साथ चुप हो जाएंगे और उसके बाद जो एक सिचुएशन बनेगी, डेवलप होगी, वही हमारे लिए एक एक्सोटिक, एक बहुत ही स्ट्रेंज, एक्सोटिक का मतलब स्ट्रेंज होता है, पेक्यूलियर होता है, समथिंग दैट इज ऑसम फीलिंग गिव्स यू, कोई चीज जो आपको एक ऑसम फीलिंग दे उसे एक्सोटिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द पोएट स्पीकिंग टू? किससे बात कर रहा है? द पोएट इज एड्रेसिंग मैनकाइंड, टू ऑल द ह्यूमन बीइंग। हम सभी से पोएट बात कर रहा है। who has no time for quiet introspection in its own hectic busy life, जिनके पास खुद के लिए समय नहीं है, अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को समझने के लिए समय नहीं है, उन सबसे पोएट बात करने की कोशिश कर रहा है। What would be the moment like? किस तरीके की वो मोमेंट होगी? The moment would be exotic, वो मोमेंट बहुत ही स्ट्रेंज होगी, एक्सोटिक होगी, अनयूजुअल होगी, असाधारण होगी। A new experience in which mankind will experience a sense of bonding and togetherness with each other, एक दूसरे के साथ जब हम बंध जाएंगे then we will feel such kinds of exotic moment। तो क्वेश्चन नंबर स्टेंजा पर जो क्वेश्चन बने थे ये, इसके ऊपर बहुत कम स्टेंजा क्वेश्चंस बनते थे, इसलिए हमने उसके ऊपर नहीं दिए। इसके आंसर देख लीजिए अब आप इसके आंसर देख सकते हैं और वो ये रहे।
ठीक, आंसर्स। What does the poet suggest and what does he refuse? वो क्या सजेस्ट करता है, वो क्या रिफ्यूज करता है? What is life? लाइफ क्या है? And what does the poet mean by to have no trucks with death? क्या मतलब है to have no trucks with death? What does he want to say using this phrase? A poet suggests to be silent. Poet कहता है एकदम silent रहिए and keep still for a moment, and he refuses the idea of total inactivity. वो कहता है total inactivity के आइडिया को मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं कर रहा है, that you should be very keep quiet and for many months and you just lie down on your bed, अपने बेड पर जाकर के लेट जाए, आराम करें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि दैट यू शुड नॉट वर्क, मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि पोएट सजेस्ट टू बी साइलेंट एंड कीप स्टिल फॉर अ मोमेंट। मोमेंट मतलब फॉर सम टाइम, नॉट फॉर मोमेंट बट फॉर सम टाइम, फॉर 1 hour 2 hour एंड एवरी डे वी शुड इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ। हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज लाइफ? सो लाइफ इज एक्टिव। लाइफ एक्टिव है, पैसिव नहीं है। इट शुड कीप मूविंग ऑन, ये चलती रहनी चाहिए। एक कोटेशन है, द शो मस्ट गो ऑन, इट रिफर्स टू द लाइफ। शो चलता रहना चाहिए। अवर लाइफ इज जस्ट लाइक अ शो, जस्ट लाइक अ मूवी, जो चलती रहती है। किसी के कोई दिक्कत होने पर, किसी को कोई प्रॉब्लम होने पर कुछ भी नहीं होता। हॉल में वो लोग मूवी देखते रहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है वो बाहर चला जाता है, बट मूवी चलती रहती है। तो वहीं से एक रेफरेंस आया कि ये जीवन भी ऐसे ही है, ये कभी रुकती नहीं है, इसे रोकना भी नहीं चाहिए। ये आगे ही बढ़ने का नाम है, पीछे आप जीवन में कभी नहीं आ सकते। लाइफ इज एक्टिव, टू वर्क इन फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज इज नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ। लाइफ को सस्टेन बनाए रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हमें वो काम करना जरूरी है, बट काम इतना ना हो that we just forget our own activities. What does it result in? किस चीज को ये रिजल्ट करती है, क्या चीजें इसके बाद परिणाम स्वरूप हमें सामने मिलती है? तो हमारे कामों से किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरी लिविंग बींग्स को कोई नुकसान ना हो, ऐसा भी हमें सोचना चाहिए। एंड फॉर दिस वी शुड हैव सम टाइम टू थिंक ओवर इट, और इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द एक्सप्रेशन टू हैव नो टच विद डेथ? मींस दैट द पोएट रिफ्यूजेस टू एसोसिएट विद डेथ। वो नहीं चाहता कि हम मौत के आगोश में सोते चले जाएं, हम एकदम इनएक्टिव हो जाएं और हम अपने पर्पस, अपनी लाइफ के पर्पस को समझ ही ना पाए। इस वजह से उसने कहा मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति मरे। अब इसके बाद इसके ऊपर हम लोग चलेंगे। इसकी जो फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, बहुत ज्यादा फिगर ऑफ स्पीचेस यूज हुई हैं। यूपी बोर्ड के हिसाब से बहुत कम इसमें फिगर ऑफ स्पीच हैं। जहां जहां भर भी आपकी पूरी पोएम बहुत लेंदी पोएम है बेटा, तो जहां जहां भी आपकी इसकी पोएम में फिगर ऑफ स्पीच है, वहां पर हमने अंडरलाइन किया है। और कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? अगर आप सीबीएसई से बिलोंग करते हैं तो आपको एलिट्रेशन भी पता होना चाहिए। एलिट्रेशन द रिपीटेशन ऑफ द सेम कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट साउंड का बगल बगल में जो वर्ड होते हैं, वहां पर जो रिपीटेशन होता है वो आपका एलिट्रेशन कहलाता है। जैसे वी विल लिखा है, वी विल लिखा है, वी वुड लिखा है, सडन स्ट्रेंजनेस लिखा हुआ है, तो हिज हर्ट हैंड लिखा हुआ है, तो ये सारे वर्ड एलिट्रेशन में आते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके एलिट्रेशन है। उसके बाद आसोनेंस भी आपको समझ में आना चाहिए। प्रोमिनेंट साउंड ऑफ ओ, जहां पर भी एक साउंड वावल का साउंड आता है उस को हम एसोनेंस कहते हैं। द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वावल साउंड टेक्स प्लेस इन 2 or more वर्ड्स इन प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर विद इन अ लाइन ऑफ पोएट्री और प्रोज। कहीं पर भी एक ही लाइन के अंतर्गत एक ही साउंड बार बार रिपीट हो रहा, वो भी वावल साउंड, तब उसे हम एसोनेंस कहते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12, देखो टू काउंट है ना, नाउ ये एक ही लाइन में आ रहा है, ओ ओ ओ। इसके बाद वी विल, ई की साउंड निकल रही है, साउंड आना चाहिए, तो ई यहां पर भी वी विल 12 यहां पर आ रहा है। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स, यहां पर देखो मूव आ रहा है, आर आ रहा है, सो आ रहा है, नॉट आ रहा है, तो ओ का साउंड बार बार आ रहा है, तो ये एसोनेंस कहलाता है। इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। उसके बाद आता है एंटीथेसिस, दिस इज द ऑपोजिट, जस्ट लाइक ऑक्सीमोरन इन यूपी बोर्ड। आपने ऑक्सीमोरन में पढ़ा होगा, तो ऑक्सीमोरन एक ही लाइन के अंदर 2 अपोजिट वर्ड्स होते हैं। एंटीथेसिस 2 वर्ड्स नहीं होते, एटलीस्ट 2 फ्रेज या 2 डिफरेंट थॉट या कंट्रास्ट थॉट को बोलते हैं। जैसे नाउ वी विल काउंट टू 12 पहली लाइन में दिया हुआ और दूसरी लाइन में कह रहा है वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम चुप रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति काउंट करेगा तो चुप कैसे रहेगा? तो यहां पर एक तरह से ऑपोजिट आइडियाज पुट टुगेदर, एक साथ रखे हुए ऑपोजिट आइडियाज, और 2 जगह आपका ये यूज हुआ है। लाइक यहां पर डेड है, यहां पर अलाइव है, तो यहां पर डेड और अलाइव ये एंटीथेसिस है, 2 अलग अलग लाइन में है ना, इसलिए इसे एंटीथेसिस कहा जाएगा, ऑक्सीमोरोन नहीं कहा जाएगा। एक ही लाइन में 2 बगल बगल में वर्ड यूज हो रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तब इसे एंटीथेसिस नहीं कहेंगे बल्कि ऑक्सीमोरोन कहा जाएगा। रिपीटेशन हो रहा है बार बार, पूरे पूरे साउंड का रिपीटेशन इज व्हेन अ सिंगल वर्ड, एक ही वर्ड का बार बार रिपीटेशन होना। फ्रेज इज यूज्ड मल्टीपल टाइम्स इन शॉर्ट सक्सेशन टू सिक्योर एम्फेसिस। वी विल बार बार यहां पर भी है, यहां पर भी है ना, विदाउट यहां पर भी है, यहां पर भी है। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, तो वॉर्स विद यहां पर भी है। तो रिपीटेशन हो रहा है जब साउंड का, तो इसे एक फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है, रिपीटेशन। अनाफोरा
क्या होता है? रिपीटिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एट द बिगिनिंग्स ऑफ नेबरिंग क्लॉजेज। रिपीटिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड, सीक्वेंस ऑफ वर्ड मतलब कुछ वर्ड या उसके फ्रेजेस अगर शुरुआत में, लाइन के किसी शुरुआत में यूज हो रहे हैं बार बार, जैसे कि यहां पर लेट्स नॉट स्पीक और दूसरी लाइन में लिखा है लेट्स स्टॉप, तो लेट्स यहां पर भी, लेट्स यहां पर भी, इसे कहते हैं अनाफोरा। ये सीबीएसई के लिए है, ठीक है। सिंबोलिज्म है, बहुत जगह सिंबोलिज्म यूज किया गया। सिंबोलिज्म का मतलब एक तरह से एक वर्ड को एक सिंबल के तरीके से यूज करना। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत आराम से इसे पढ़िएगा कि कहां कहां पर उसने सिंबल, उसका रेफरेंस, उसके डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड मेक नोट्स। मेटाफर जो कि यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, तो मेटाफर देख लीजिए आप कहां पर है। मेटाफर, अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट स्टेट्स वन थिंग इज अनदर इन अनदर टू हेल्प एक्सप्लेन एन आइडिया, शो हिडन सिमिलरिटीज। मेटाफर जस्ट लाइक अ सिमिली, बट सिमिली में एज लाइक का वर्ड यूज किया जाता है, वहां पर कंपैरिजन दिखाया जाता है लाइक और एज का यूज करते हुए, जबकि मेटाफर में डायरेक्टली जो है कंपैरिजन होता है, उसमें लाइक और एज वर्ड का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि यहां पर क्या लिखा है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ। अब क्लीन क्लोथ का क्या मतलब है? आर द कंपेयर टू वन न्यू पर्सपेक्टिव और आउटलुक और न्यू थॉट। तो यहां पर जस्ट लाइक क्लीन क्लोथ नहीं, यहां पर डायरेक्टली क्लीन क्लोथ लिख दिया। अगर लाइक क्लीन क्लोथ लिखा होता तो क्लीन क्लोथ रिफरिंग टू समथिंग न्यू। यहां पर जो क्लीन क्लोथ्स है तो क्लोथ्स हैं और वो भी क्लीन है, तो ये जो क्लीन क्लोथ यूज हो रहा है इसका रेफरेंस है न्यू थॉट से, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू आउटलुक, न्यू विचारधारा जो भी होगी उससे किया गया, इसलिए आप इसे मानेंगे मेटाफर। यहां पर देखिए इन द शेड डूइंग नथिंग, तो शेड का मतलब हियर रिफर्स टू द प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन को यहां पर डायरेक्टली शेड बताया गया है, शेड, जबकि शेड कहा जाता है परछाई को, प्रोटेक्शन सुरक्षा को। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जब आप शेड में खड़े होंगे इट इज जस्ट लाइक अ प्रोटेक्शन, बट यहां पर लाइक वर्ड यूज नहीं है, तो सिमिली नहीं है बल्कि ये मेटाफर है। एक और फिगर ऑफ स्पीच होगी उसमें, पर्सनिफिकेशन, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लेक्चर। द अर्थ कैन टीच अस, ये पर्सनिफिकेशन का एग्जांपल है। उसके बाद है मेटाफर, दोबारा से आ गया भाई, दोबारा क्यों आ गया? सो सिंगल आइडिया आप देख ले एंड रिपीट, नोट्स बनाते हुए इसको आप रिपीट करेंगे, नोट्स बनाएं। इन दिस पोएम द poet Pablo Neruda invokes the symbol of earth that looks still from outside, but it has immense possibility of life within. He wants us to keep silent and suspend all activities for a while so that we many introspect and understand ourselves. वो हमसे कहता है कि हम चुप रहें कुछ देर के लिए ताकि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सके, और साथ ही साथ उसने अर्थ का एक सिंबलिज्म के रूप में यूज किया है, जो कि अर्थ हमें सिखाती है चुप रह करके एक बार फिर से जीवित हो जाना। जिस तरह से बरसात और जिस तरह से पतझड़ का एक दूसरे से समावेश है, उसी तरीके से हमें भी साल में कुछ दिन ऐसे होने चाहिए जब हम अपने बारे में सोचें, अपनी एक्टिविटीज के बारे में जरूर सोचें। द अर्थ कैन टीच अस दैट वी नीड रेस्ट टाइम टू थिंक फॉर ब्राइट फ्यूचर। द पोएट आस्क अस टू स्टॉप वॉर्स, वो चाहता है कि हम वॉर्स ना करें, हेट ना करें, पॉल्यूशन ना फैलाएं, किलिंग ऑफ एनिमल्स ना करें, एंड हंटिंग आवरसेल्फ एंड स्पेयर सम टाइम टू गो डीप इनटू द सोल। और कुछ समय हम जो कि इतना काम करते हैं उसी से कुछ समय निकालते हुए अपने सोच विचारधारा को भी दें और एक नए आइडियाज को जन्म दें। साइलेंस द यूनिवर्स लैंग्वेज एंड विच विल चेंज पर्सपेक्टिव एंड थिंकिंग। साइलेंस जो होता है, हमारी जो चुप्पी होती है, वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो ये रहा आपकी कीपिंग क्वाइट का पूरा एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया विद stanza based question और साथ ही साथ figure of speech within 30 minutes you got all the things. Hope so that you like this video. So प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह के बेस्ट कंटेंट बहुत ही शॉर्ट टाइम में मिलते रहें। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी तरह की वीडियोस और पाने के लिए कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। सो थैंक यू सो मच एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।